नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नए नेता के रूप में मान्यता मिली। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत देश भर में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $3 अरब 80 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान में ऋषि सुनक शीर्ष पर, नेतृत्व के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों तक सीमित। और बैडमिंटन में भारत की तनिषा क्रेस्टो और ईशान भटनागर की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ताइपेई ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, भारतीय मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ पहले बने कुछ मजदूर संघों में से एक मद्रास मजदूर संघ का गठन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बीपी वाडिया ने। इस संघ का गठन मुख्य रूप से बर्मिंघम और पेराम्बूर के कर्नाटक मिल्स में भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के कारण किया गया था। इन स्थानों पर श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियां बहुत ही दयनीय थीं। मद्रास श्रमिक संघ ने वर्ग संघर्ष के लिए श्रमिक एकता और सामूहिक उपायों को अपनाया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं बागलकोट कर्नाटक के वीरप्पा पी तुमरामट्टी। मैं वीरप्पा तुमरामट्टी नवनगर बागलकोट कर्नाटक से बात कर रहा हूं। आकाशवाणी से प्रस्तुत आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में विजेता बनने के लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं आकाशवाणी 30 साल से सुन रहा हूं। आकाशवाणी से बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी मिलता है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 25 जुलाई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में खिलाड़ियों के अलावा उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की इस बातचीत का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। पिछले वर्ष उन्होंने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले दल से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी प्रतियोगिता के दौरान भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रगति में गहरी रुचि लेते रहे हैं। कई अवसरों पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को फोन कर उनकी सफलता और प्रयासों के लिए बधाई दी तथा आगे और बेहतर करने को प्रेरित किया। खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर भी प्रधानमंत्री उनसे मिले और व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस महीने की 28 तारीख से 8 अगस्त तक होने हैं। भारत के कुल 215 खिलाड़ी 19 खेलों की 141 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। शिवसेना के बागी गुट के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी का नया नेता घोषित किया गया है।
पार्टी के एकनाथ शिंदे गुट की मांग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर ली। इससे पहले शिवसेना ने 12 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उनसे विनायक राउत के स्थान पर श्री शिवाले को सदन के नेता के रूप में नियुक्त किए जाने का आग्रह किया था। सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कल ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फेम इंडिया योजना के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों की भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि फेम इंडिया योजना के पहले चरण के अंतर्गत इस वर्ष 1 जुलाई तक 479 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को गिरफ्तार किया है। निदेशालय को जानकारी मिली है कि संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म ने कथित तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 91 अधिकारियों के फोन टैप किए थे। संजय पांडे ने मार्च 2001 में आइजैक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जिसने कथित तौर पर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण तथा रवि नारायण के निर्देश पर एनएसई का सुरक्षा ऑडिट किया था। इसी दौरान को लोकेशन में गड़बड़ी सामने आई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एनएसई की चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ सोमवार को अवैध फोन टैपिंग तथा को लोकेशन घोटाला मामले में 2 अन्य मामले दर्ज किए गए। इनमें से एक मामला प्रवर्तन निदेशालय ने जबकि दूसरा सीबीआई ने दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला मुंबई के चौल के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितता तथा उनकी पत्नी और सहयोगियों के कथित लेन देन से जुड़ा है। संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय में आज सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। उनसे इस मामले में 1 जुलाई को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत बयान दर्ज किया गया है। इस अप्रैल माह में प्रवर्तन निदेशालय ने छानबीन के दौरान संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की थी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने कल सरकार से दूध और पनीर जैसी रोजमर्रा की आम आदमी की जरूरत की चीजों पर लगाई गई वस्तु और सेवा कर जीएसटी को वापस लेने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष बढ़ती कीमतों के मुद्दे को संसद और संसद के बाहर भी उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए हाल के महीनों में आपूर्ति से जुड़े कई उपाय किए हैं। प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का हाल का फैसला कर चोरी रोकने के लिए किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पर अधिकारियों और मंत्री समूह सहित विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और अंत में जीएसटी परिषद ने सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से इसकी सिफारिश की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये जीएसटी परिषद का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। पिछले महीने चंडीगढ़ में हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में सभी राज्य शामिल थे। मानसून की शुरुआत के साथ बाजार में टमाटर की आवक बढ़ने से पिछले महीने की तुलना में इसके अखिल भारतीय खुदरा मूल्य में 29% की गिरावट दर्ज हुई है। प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से प्याज और टमाटर की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार से बिक्री के जरिए स्टॉक जारी किया जाएगा और खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को भी भेजा जाएगा।
वाणिज्य विभाग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए घर से काम करने संबंधी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के तहत एक नया नियम अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना देशभर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक समान वर्क फ्रॉम होम नीति की उद्योग जगत की मांग को देखते हुए जारी की गई है। नई अधिसूचना के अनुसार घर से काम करने का प्रावधान किसी इकाई के अनुबंधित कर्मियों सहित कुल कर्मचारियों के अधिकतम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्त को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे लिखित रूप में दर्ज किसी भी वास्तविक कारण को देखते हुए अधिक संख्या में भी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं। अभी घर से काम करने के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि की अनुमति दी गई है। हालांकि इकाइयों के अनुरोध पर विकास आयुक्त द्वारा इसे एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ आज रात 9:30 बजे भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। अरविंद पनगड़िया ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक में समृद्ध भारत की ओर अध्याय लिखा है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपने विचार और अनुभव साझा किए। During the first 6 pre-COVID years of Prime Minister Modi, the economy grew about 6.8%. That's the average growth rate, with the caveat that actually first 5 years was another percentage point, 7.4%. But then we have bounced back in 21-22, about I think 8.6 or 8.7%. But it's solid, the bouncing back is solid. Probably, the growth rate is higher than in any other country. Currently, certainly any other big major country. And our growth rate is also predicted in the coming year by all the institutions, including the IMF, the World Bank, etc., to be close to about 8% at least. श्री अरविंद पनगड़िया से ये भेंटवार्ता आज रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता किसी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 अथवा 1800114000 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। 24 जुलाई को सुनिए कार्यक्रम का पहला अंक। आपके सवाल हमें 22 जुलाई तक मिल जाने चाहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नए नेता के रूप में मान्यता मिली। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत देशभर में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $3 अरब 80 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान में ऋषि सुनक शीर्ष पर। नेतृत्व के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों तक सीमित। और बैडमिंटन में भारत की तनीषा क्रेस्टो और ईशान भटनागर की मिक्स डबल्स जोड़ी ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं
भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। मतगणना नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और निर्दिष्ट स्थलों पर सोमवार को मतदान हुआ था। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। श्रीलंका में आज नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति पद के लिए रानिल विक्रमसिंघे, डुलास अलापेरुमा और अनुरा कुमारा दिशानायके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। 225 सदस्यों की संसद में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति के मौजूदा कार्यकाल के शेष भाग के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल नवंबर में 2024 में समाप्त होना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने बताया कि श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। कोलंबो में मुलाकात हो रही है वहां की संसद की नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए। वहां पर 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो कि सीरियस हैं, जो फ्रेम में हैं, जिनके बीच में ये मुकाबला होगा। सबसे प्रथम तो वहां के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो अभी कुछ दिनों पहले तक वहां के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले भी उनको अनुभव काफी अधिक है, 6 बारी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो अच्छा उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। उनके विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपोजिशन कैंडिडेट थे सजित प्रेमदासा, जो कि एसएलपीपी के लीडर हैं, उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया है, कैंडिडेट जो विड्रॉ कर लिया है, जिससे कि जो और उनकी पार्टी से एक कैंडिडेट थे उनको वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब देखना होगा, 3 लोग हैं वहां पर फ्रेम में, जो भी आज चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति रहेंगे अगले साल के आखिर तक, जब नए वहां पर चुनाव होने हैं। जो भारत हर मुनासिब कोशिश कर रहा है श्रीलंका की सहायता करने के लिए। हमारी सहायता और देशों के मुकाबले, चीन तो कहीं पर आता ही नहीं है उसमें, पर और देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हमारी सहायता है। भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अन्य किसी भी देश ने इस वर्ष श्रीलंका को इतना सहयोग उपलब्ध नहीं कराया है। श्रीलंका की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में केंद्र की सर्वदलीय बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका हमारा निकट पड़ोसी है और भारत उसकी हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं को विदेश नीति के संदर्भ से 2 प्रस्तुतियां दी गईं। उन्हें श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक ऋण, आर्थिक संकट, ऋण स्थिति और भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से अवगत कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अन्य संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने के उपायों की भी जानकारी दी गई। We had done 2 presentations. One was a presentation which was done from a political perspective, from a foreign policy perspective, which explained to all the leaders the political turbulence in Sri Lanka, the economic crisis which was there, the debt situation, the support that India has given, $3.8 billion assistance. No other country has given this level of support to Sri Lanka this year. And the initiatives that we are taking, how to help them and facilitate their engagement with other bodies including IMF and with other debtors. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अफ्रीका राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक बहाली में साझेदार रहे हैं। श्री जयशंकर ने कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर भारतीय उद्योग परिसंघ आयात निर्यातक बैंक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका की भूमिका महत्वपूर्ण है और ये हमारे विस्तारित हो रहे राजनयिक संपर्कों में परिलक्षित होता है, जिसके दायरे में 43 अफ्रीकी देश शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीकी युवाओं की क्षमता और कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2015 में 50,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की थी, जिसमें 32,000 से अधिक का उपयोग हो चुका है।
ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद के चुनाव के चौथे दौर के मतदान में भी बढ़त बनाए रखी है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के लिए हो रहे चुनाव के इस दौर में ऋषि सुनक 118 वोटों से आगे रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद आज फिर मतदान करेंगे, जिसमें सबसे कम वोट पाने वाले सांसद दौड़ से बाहर हो जाएंगे। देश में कोविड टीकाकरण 200 करोड़ 59 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। कल 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 6 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 6 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। तनिषा क्रास्टो और ईशान भटनागर की जोड़ी ने ताइपेई ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि पुरुष सिंगल्स में शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू से हार का सामना करना पड़ा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। 20 जुलाई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। 18 नवंबर 1910 को पूर्व बर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। वर्ष 1924 में बटुकेश्वर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही सेंट्रल हॉल में बम फेंका। कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया ताकि अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। जहां भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई, वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी के अन्य कैदियों की तरह क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभावपूर्ण और जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्हें तपेदिक हो गया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को रोक नहीं सका। उन्होंने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 1965 में 19-20 जुलाई की मध्यरात्रि को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया।
उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में वहीं किया गया जहां उनके साथी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का हुआ था। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1897 में मध्य प्रदेश के मंडला में। गिरिजा शंकर ने 1930 में मंडला जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1934 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी मंडला आए और गिरिजा शंकर के निवास स्थान में रहे तथा क्षेत्र में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का संचालन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद गिरिजा शंकर राजनीति से जुड़ गए और 15 फरवरी 1953 को अपनी मृत्यु तक लोक सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। इस महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम गुलाम मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जो 1857 के आजादी के पहले युद्ध के दौरान विद्रोहियों में शामिल हो गए थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़े थे। एक टकराव के दौरान उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलाम मोहम्मद को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मार्च 1859 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां 20 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए जीवन का बलिदान कर देने वाले इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 तेज बारिश के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन सेक्टर में रात भर हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोका गया है। जम्मू से आज तड़के शुरू हुई अमरनाथ यात्रा भूस्खलन के कारण जगह जगह रोकी गई है। इस बीच दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू श्रीनगर मुजफ्फराबाद में बादल और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। लेह और गिलगित में मौसम साफ रहेगा। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज प्रकाशित अखबारों ने संसद के कामकाज को सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, संसद के वर्षाकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे को समर्पित रहा। नवभारत टाइम्स की खबर है, उद्धव को संसद में भी झटका लगा, अब लोकसभा में नेता शिंदे गुट से। दैनिक ट्रिब्यून में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के नामांकन दाखिल करने की खबर चित्र के साथ दी है। अमर उजाला की खबर है, रेलवे ने यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों से सेवा शुल्क हटाया, खाने की कीमत में जोड़े 50 रुपए। जीएसटी विवाद पर हरिभूमि लिखता है, दुकान से खुला खरीदे सामान नहीं लगेगा जीएसटी। लोक सत्य ने लिखा है, खुली खरीद पर चावल, आटा, दाल, पनीर, छाछ, दही पर नहीं लगेगा जीएसटी। निजी विमान कंपनियों के विमानों में तकनीकी खराबियों को देखते हुए डीजीसीए की जांच जारी रहने और कुछ विमानों की उड़ान पर रोक लगाने की खबर पहले पन्ने पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नए नेता के रूप में मान्यता मिली। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत देश भर में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $3 अरब 80 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चौथे दौर के मतदान में ऋषि सुनक शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।